हम लोग बूढ़े लोग हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 8 बजे आना बड़ा भारी पड़ता है। आप लोग यंग चैप हैं, आप लोग कहते हैं 8 बजे आना भारी पड़ता है, ये तो बड़ा खैर एनीवे, तो स्लिप थोड़ा अर्ली लिया कीजिए, जल्दी बेड पे जाइए तब जल्दी उठ पाइएगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये हमारा अगला चैप्टर है। देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग को समझना चाहिए लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। जैसे हम यहाँ से यहाँ गए और फिर वापस अपनी जगह पे आ गए, इसको क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे कि मूवमेंट कहेंगे? मूवमेंट मतलब हिलना, और लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये भी वही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे खड़े हैं, गर्दन ऐसे घुमाए फिर वापस अपनी जगह ले आए, हाथ उठाए हाथ ले आए, इसको लोकोमोशन कहेंगे? पर मूवमेंट जरूर कहेंगे। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आप क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर बात कर सकते हैं जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर ले, अच्छा है ये मूवमेंट है ये लोकोमोशन? मतलब दोनों के बीच में अगर अंतर करने के लिए कहे तो क्या कहेंगे? ये तो समझ में आ रहा है, लोकोमोशन मतलब एक मतलब जगह चेंज होना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो मूवमेंट जिससे पोजीशन चेंज हो रहा है वो हो गया लोकोमोशन। एंड व्हाट इज द मूवमेंट देन? मूवमेंट को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे? वो भी तो है पोजीशन चेंज एक तरह से। तो फिर लोकोमोशन और मूवमेंट में तो सिमिलरिटी आ गया, फिर डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? कुछ सोचिए, कुछ बेहतर सोचिए। कुछ आ रहा है ऐसा कुछ जिससे हम मूवमेंट को डिफाइन कर सके, लेकिन वो मूवमेंट का डिफिनेशन लोकोमोशन पे फिट ना करे? क्योंकि लोकोमोशन तो वो मूवमेंट है ना जो जगह पोजीशन बदल दे रहा है, तो फिर मूवमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मूवमेंट, हाँ, मूवमेंट जरूर करता है, और मूवमेंट इज एक्चुअली ए साइन ऑफ लाइफ, ये भी है ना। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मूवमेंट को कि अगर हम किसी का पोजीशन एक्सेस रहता है, पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहाँ पे फिजिक्स हमारे हेल्प में आता है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जैसे वो पॉइंट वहां देख सकते हैं, एक लाइन इधर गया है, एक लाइन इधर गया, एक लाइन ऐसे ऊपर नीचे गया। ठीक है, तो ऊपर नीचे वाले जाने वाले लाइन को वाई मान लीजिए, उधर जाने वाले को एक्स मान लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा? जेड। तो मान लेते हैं हम अभी जिस पोजीशन में खड़े हैं, मेरा एक्स वाई जेड एक पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। अगर हम गर्दन घुमाते हैं तो मेरा ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वो सेम रह गया, एक्स एक्सिस बदल गया, हम पॉजिटिव एक्स की तरफ थे नेगेटिव एक्स की तरफ गए। यानी हम किसी भी पोजीशन वेक्टर में किसी एक वेक्टर को अगर थोड़ा सा चेंज करें तो जो एक्टिविटी होगा उसको हम मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहां से यहां आ गए, तो मेरा पोजीशन वेक्टर पहले जहां पे था अब वहां से पूरी तरह से डिस्प्लेस हो गया, हुआ ना। तो इस तरह का मूवमेंट जब हमें मिले तो वो लोकोमोशन कैटेगरी में आए। लेकिन सिंपली एक एक्सिस पे अगर हम चेंज लाएं तो हम उसे मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में कि कैसे हम मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में अंतर करें, राइट। तो वही हम लोग कहते हैं कि लोकोमोशन is the kind of movement in which a displacement or a distance is covered.
बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मेंशन करना जरूरी है। एक इनेट ऑब्जेक्ट, एक पेन रखा हुआ है, यहां से वहां उठाकर रख दें, कहेंगे लोकोमोशन हो गया? नहीं कहना चाहेंगे। तो ये मूवमेंट, ये लोकोमोशन हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के टर्म में बताना चाहते, तो फिर ऐसे इसको कह सकते हैं, राइट? तो मूवमेंट किसे कहेंगे? मूवमेंट इज just turning any sort of structure of the body of living organism. LO in short, living organism. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को जरा सा मूव कराना वो मूवमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाथ है, हाथ हिला दिए, गर्दन हिला दिए, टंग हिला रहे हैं, है ना, आईलिड ब्लिंक कर रहे हैं, तो ये सारे मूवमेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसमें पोजीशन ही चेंज हो जाए, डिस्टेंस कवर हो या डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो उसको हम लोग लोकोमोशन कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग सेलुलर लेवल पे जाएं, सिंगल सेलुलर लेवल पे, लोकोमोशन एट सेलुलर लेवल, तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मदद से ये मूव कर सकते हैं, और मूवमेंट शो करने के लिए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन ज्यादातर इस तरह का काम करते हैं? जो प्रोटिस्टेंस हैं, राइट? खासकर उनमें जो प्रोटोजोअन्स हैं, उनमें बहुत ही डिफाइंड मूवमेंट हम लोग को मिलता है। जैसे प्रोटिस्टा का अगर क्लासिफिकेशन देखिएगा, उसमें हम क्या क्या लाते हैं? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, है ना, उसमें फिर स्लाइम मोल्ड आता है, फिर एक आता है यूग्लिनॉइड्स एंड प्रोटोजोअन्स। इनमें से स्लाइम मोल्ड जिस तरह का मूवमेंट करते हैं उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। उनका जो मूवमेंट है वो स्प्रेडिंग होता है, तो उस स्प्रेडिंग का एक्चुअल इफेक्ट क्या आता है कि ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ जाता है, उसका साइज एक्सपैंड होता है उस मूवमेंट में, उस लोकोमोशन में। अदरवाइज वो भी फैल ही रहा है, एक जगह कंफाइंड नहीं है, उसका भी कंफाइनमेंट बढ़ रहा है स्लाइम मोल्ड में। तो कहने का मतलब है क्राइसोफाइट्स में ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बड़े अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं, खासकर यूकैरियोटिक रीजन में अगर हम आए जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए क्या स्ट्रक्चर है उसके पास? तो दैट इज फ्लैजिला, राइट? तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें, हम लोग देखें ना लोकोमोशन एट सेलुलर लेवल, तो अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। सेल पढ़ाई हुई है? सेल नहीं। अच्छा, मोनेरा तो पढ़े होंगे, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है? खैर एनीवे, तो ये फ्लैजिला एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, धागे की तरह। और बैक्टीरिया के फ्लैजिला को बनाने के लिए, और ऑफ कोर्स ये प्रोटीनस ही होते हैं, जो भी ज्यादातर धागे जैसे यानी फाइबर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो प्रोटीनस ही होते हैं, क्योंकि प्रोटीन में उनका पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स में, उनका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखेंगे, तो जो उनके मोनोमरिक यूनिट है, सिंगल यूनिट्स हैं, उनको बड़े स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ रहता है एक तरह के बॉन्ड से, उन्हें कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, आसानी से टूटता नहीं है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, इनमें काफी स्ट्रेंथ आ जाता है। दिस इज द रीजन।
अदरवाइज धागे जैसा संरचना आपको है ना डीएनए आरएनए में भी मिलता है, लेकिन उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता। कभी नहीं सुनेंगे डीएनए के रस्सी से बांध के किसी सेल ने किसी चीज को खींचा, नेवर पॉसिबल, क्योंकि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो इतने ह्यूज मॉलिक्यूल को संभालने के लिए किसी तरह से संभालते हैं, अदरवाइज वो फ्रेजाइल होते हैं। पर पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। एनीवे, तो कहने का मतलब है ये फ्लैजिला इसमें जो बना हुआ है एक प्रोटीन का ही बना है, और ये प्रोटीन है फ्लैजिलीन। कहीं काम आएंगे, इनको आप नोट करते चले। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में जो है वो फ्लैजिला है। प्रोकैरियोट कहने का मतलब हो गया बैक्टीरिया, राइट। और इनके लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला को बनाया हुआ जिस प्रोटीन से वो है फ्लैजिलिन। अब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग क्राइसोफाइट्स को लाएं, नॉट क्राइसोफाइट, स्पेसिफिकली द प्रोटिस्टेंस, किंगडम प्रोटिस्टा, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दुनिया में 5 भाग में बांटा हुआ है। एक है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, सॉरी, पहले मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फिर फंजाई, फिर उसके बाद प्लांटी एंड देन एनिमली, राइट। जो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं इनका, विटेकर का, आर.एच. विटेकर का, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पाया जाता है स्यूडोपोडिया, PACEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया, और ये पाए जाते हैं प्रेजेंट इन एमीबा। ठीक है, इधर मिटाएं। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो स्यूडोपोडिया पाया जाएगा किसमें? एमीबा में, और ये उसके मदद से मूव करते हैं। पर दरअसल स्यूडोपोडिया ऐसा कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है जो हमेशा बना रहे, ये बनता बिगड़ता रहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अगेन सम प्रोटीन्स, जो कि उसके है ना सेल में पाए जाते हैं, और एक जगह जैसे ही एक्यूमुलेट हुआ उस तरफ प्रोजेक्शन निकल आता है। ठीक है, तो एक तरफ अगर एक्यूमुलेट होगा तो कहीं से रिट्रैक्ट होगा, खींचा जाएगा, तो जिधर से खींच के लाया गया वो सड़क के आगे आ गया, है ना, और जिस तरफ एक्यूमुलेट हुआ वो आगे बढ़ गया। इस तरीके से इफेक्टिवली देखिएगा, जहां पर ऑर्गेनिज्म था अब वो अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे जगह गया, एक डिस्प्लेसमेंट मिला, है ना, एक डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। इस तरीके से यानी सेल के अंदर के प्रोटीन्स के इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजिट हो रहे हैं, उसके मदद से उसमें कुछ प्रोजेक्शंस बनते हैं, ये नहीं हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। और चूंकि ये प्रोजेक्शन एक तरफ आएगा तो एक तरफ से खींच लिया जाएगा, इसलिए क्या हुआ, उसका पोजीशन चेंज हो जाता। अब देखिए फिर से, है ना, आगे की तरफ बना, यानी यहां से खींचकर उन प्रोटीन्स को आगे ले गया, तो इस जगह वो खाली हो जाएगा, फिर ये खिसकेगा, इस तरीके से पोजीशन उसका बदलता जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक काइंड ऑफ सेलुलर एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक काइंड ऑफ सेलुलर एडजस्टमेंट, जिसमें क्या होता है, प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं और प्रोजेक्शंस रिट्रैक्ट होते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। इस वजह से क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो काइंड ऑफ लोकोमोशन यूनिट। अदरवाइज स्यूडोपोडिया कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो पहला किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग को मिला स्यूडोपोडिया, दूसरा मिलता है फ्लैजिला। फॉर एग्जाम्पल
जियार्डिया, ये एक प्रोटोजोआ है ना, और एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है। ये पैरासिटिक भी है। अगर अनहाइजीनिक कंडीशन में ड्रिंकिंग वाटर मतलब यूज किया गया है ना, पानी पिया गया, साफ सुथरा पानी अगर नहीं रहा, ये जियार्डिया हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है और एक तरह का डायरिया कॉज करता है, उसे हम लोग कहते हैं जियार्डियासिस। पर ये प्रोटोजोअल डायरिया है, नॉट बैक्टीरियल डायरिया। ठीक है, तो ये जियार्डिया मूव करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है वो फ्लैजिला। अब ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, राइट। तो इनमें और बैक्टीरिया के फ्लैजिला में अंतर पाया जाएगा। फिर और जो हम लोग को दिखाई देते हैं लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर, वो है सिलिया। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं पैरामीशियम। ये पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। तो इनमें जो मूवमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, वो सीडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया, ये इसमें मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स है। प्लांट में तो कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता, हालांकि है ना, वो लाइट की तरह मूव करते हैं, ग्राउंड की तरह मूव करते हैं जब उनको रूट को एक्सपैंड करना होता है। अदरवाइज अपनी जगह से हिलकर दूसरे जगह जाना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। फिर है फंजाई। फंजाई में भी ऐसा मूवमेंट हम लोग को नोटिस नहीं होता, ऐसे भी माइक्रोस्कोपिक है ना। नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स, और एनिमल्स में भी लगभग इसी तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सिंगल सेलुलर लेवल पे, जिनसे वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हैविंग वेरिएबल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इसमें एक तो फ्लैजिला, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है द स्पर्म सेल। फ्लैजिलरी मूवमेंट करते हैं। सीलिया, टिश्यू का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा 9th स्टैंडर्ड का, उसमें आपको है ना, एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग बांटते हैं स्क्वामस, क्यूबर्डल, कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड। तो वहां पे जो सिलिया था, दैट इज सिलिया। और ये सिलिया हमारे एपिथेलियम टिश्यू जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें पाए जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग खांसते हैं, चीखते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके ट्रैप हो गया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो हम उन्हें एक्सपेल आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवम जो ओवरी में से निकल के यूटरस की ओर मूव करता है, तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो मूव करता है, और वो मूवमेंट उसे प्रोड्यूस करता है सिलिया, राइट। तो ह्यूमन बॉडी में भी सिलियरी मूवमेंट दिखाई देते हैं। तो एग्जाम्पल में आप इनका रख सकते हैं द सिलिएटेड एपिथेलियम, लेकिन विथ ए डिफरेंस। यहां फ्लैजिला क्या कर रहा है, सेल को ही लेके एक जगह से दूसरी जगह बढ़ा रहा है ना। पर ह्यूमन बॉडी में सिलिया जो हम देखते हैं, ये सराउंडिंग में, अगल बगल के मीडियम में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, इसमें सेल आगे नहीं बढ़ता, राइट। ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह आगे प्रोपेल करने में मदद करता है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे एग्जांपल ला सकते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का, टेंटैकल्स। और टेंटैकल्स कौन नहीं जानता, हाइड्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रा क्या है, एक सिलेंडरेट है ना। द एग्जाम्पल
हाइड्रा, और भी है ओबेलिया, फाइजालिया, एटसेट्रा। ये सभी सिलेंट्रेटा फाइलम मेंबर्स हैं। उसके बाद और भी कुछ मिलेंगे, फॉर एग्जांपल सीटी, ये मिलते हैं अर्थवर्म में, जैसे केंचुआ जिसे कहते हैं हम लोग। तो अर्थवर्म या केंचुआ जो मूव करता है वो विद द हेल्प ऑफ सीटी, इनके फ्रंटल सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस पे कुछ सर्कुलर रिंग लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जो ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा। जैसे देखिएगा आजकल एसी का जो पाइप मिलता है जिससे पानी बाहर निकलता है, उसमें देखिएगा ऐसे 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 रहता है, या बेसिन का जो पाइप देखिएगा उसको फैलाते हैं, सिकुड़ सकते हैं, तो उसमें प्रोजेक्शंस आ जाते हैं ना, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा केंचुआ के वेंट्रल सरफेस पे, फ्रंटल सरफेस पे, जिसके वो मदद से रेंग कर आगे बढ़ता है, सीटी। ठीक है, फिर एक और है पैरापोडिया। इसके एग्जाम्पल में आते हैं नेरिस, ये एक्वेटिक है और नेरिस इसके मदद से तैरता है। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों आते हैं फाइलम एनेलिडा में, मेंबर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। एनिमल किंगडम को ऑल टुगेदर 11 फाइलम में हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी ये छोटे ग्रुप हो गए। ठीक है, बड़ा ग्रुप हुआ एनिमल, दुनिया के सारे एनिमल एनिमल किंगडम में आएंगे, है ना। फिर उनको उनके गुण धर्म के आधार पे अलग अलग पार्ट्स में, है ना, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं। उन ग्रुप्स को, मतलब किंगडम के बाद जस्ट जो छोटा ग्रुप आता है उसे हम लोग कहते हैं फाइलम। ये आप लोग टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे, जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना उस समय आपको मिलेंगे। तो टैक्सा किसे कहते हैं, टैक्सा हो गया छोटे ग्रुप्स। अब ये ग्रुप और छोटे होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो स्कूल के आधार पर बांट दें। समझ लीजिए सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एक ग्रुप में आ गए, वो हो गया किंगडम। ठीक है, अब स्कूल के आधार पे उन बच्चों को बांटा, जैसे ये स्कूल 1, ये स्कूल 2, ये स्कूल 3 के बच्चे हैं, ये हो गए फाइलम। अब उस स्कूल में क्लासेस होंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। तो ये अगले लेवल का ग्रुपिंग हो गया। फिर हर क्लास में सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये मान लेते हैं स्टैंडर्ड 5 का सेक्शन ए का स्टूडेंट है, स्कूल नेम ये, और ये हो गए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इस तरीके से देख रहे हैं ग्रुप छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाता है। इस तरीके से हम लोग फाइनली किसी स्टूडेंट को कैसे लोकेट करेंगे, उसके रोल नंबर से। जो उस क्लास के उस सेक्शन में रोल नंबर 10 जो स्टूडेंट है ये वही है। इस तरीके से हम लोग भी ऑर्गेनिज्म को पिन पॉइंट कर सकते हैं और छोटे और छोटे और छोटे टैक्सा में, या ग्रुप का मतलब हो गया टैक्सा, है ना, अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई करके। और सबसे छोटा टैक्सा जो होता है उसे कहते हैं स्पीसीज, राइट। जैसे नाम सुनते हैं, बायोलॉजिकल नेमिंग करते हैं तो 2 पार्ट में नाम रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है, तो मैंजीफेरा ये टर्म हो गया, उसका जीनस बताता है। तो मैंजीफेरा में बहुत सारा है, कोई खट्टा आम है, कोई मीठा आम है ना। कोई आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में रसीला बहुत होता है लेकिन उसका पल्प सॉलिडिफाई नहीं हो पाता, वो भी एक आम है। इस तरह से बहुत सारे हैं। सबसे मीठा आम दुनिया का अल्फांसो कहलाता है ना, ये अमेरिकन पे है। तो इस तरीके से बहुत वैरायटी है, तो सभी मैंजीफेरा आ गया। अब उसमें एक वैरायटी है इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, जो इंडियन वैरायटी है, राइट। तो वो स्पीसीज हो गया। अब जब मैंजीफेरा इंडिका बोल देंगे
हम दूसरे किसी मैंगो को नहीं चुनेंगे, इंडियन वैरायटी ऑफ मैंगो को ही चुनेंगे। उसी तरीके से स्पीसीज मतलब हो गया उस स्पीसीज में जो आएंगे सभी जीव सभी प्राणी उस स्पीसीज के एक है। उसी तरह से साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का एक ही स्पीसीज है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो बायोलॉजी के टर्म में सारे ह्यूमन बीइंग्स एक है, राइट। तो इस तरीके से सबसे छोटा ग्रुप क्या आ गया, स्पीसीज। एनीवे वो क्लासिफिकेशन की बात होगी। यहां पे हम लोग देखें ये एक स्ट्रक्चर आया पैरापोडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रक्चर्स आते हैं वो होते हैं लिम्स, हाथ पैर, राइट। और इसमें आ जाता है एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, जिसमें दुनिया भर के सारे इंसेक्ट्स सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, उस फाइलम की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, पैर होता है रेंगने के लिए। कोई जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा है तो पैर से ही रेंग रहा है। कुछ में विंग्स भी होते हैं जो उड़ते हैं, जैसे मच्छर है, मॉस्किटो है, जैसे हनी बीज हैं, है ना, जैसे मे फ्लाई है, जैसे ड्रैगन फ्लाई है, टिड्डी जिसे कहते हैं। तो उनमें लोकोमोशन के लिए दो दो ऑर्गन मिल रहे हैं, विंग्स भी हैं, लेग्स भी हैं। तो इस तरीके से आगे चल के ये विंग्स बहुत सारे एनिमल्स में उनके हाथ में, हैंड्स में कन्वर्ट हो गए आगे चल के। तो हैंड्स एंड लिम्स मतलब लेग्स, ये हो गए लिम्स, और इनके मदद से एनिमल्स में मूवमेंट होते हैं। तो आगे नेक्स्ट लेवल पे क्या आ जाएगा, लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स, और इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन को, राइट। तो अल्टीमेटली हम लोग को किस में आना था, ह्यूमन पे। इस तरीके से एक बैकग्राउंड देखे, इसमें हम लोग को पता चला कि एनिमल किंगडम या ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर में किस तरीके से डिफरेंट ग्रेड्स में लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स डेवलप हुए, स्ट्रक्चर्स डेवलप, है ना। यहां तक हो जाए तो बताइए, फिर आगे बढ़े। ऊपर का तो हो ही चुका होगा, मिटा सकते हैं। इसीलिए भी हो गया होगा। अब देखिए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बॉडी। मजेदार बात है, इसमें स्यूडोपोडिया मिलेगा, इसमें सीलिया मिलेगा, इसमें फ्लैजिला मिलेगा, इसमें हैंड्स मिलेंगे, लेग्स मिलेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कहां पर पाए जाएंगे, एक्सटर्नल सरफेस पे, है ना। और इनका जो ढांचा होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो फाउंडेशन होगा, वो बोन और मसल से मिलकर बने, है ना। ये बने हैं with the foundation of bone and muscle। बाकी इन्हें कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स इसमें होंगे, है ना। और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, कवर करके रखने के लिए स्किन होगा। ये तो हैंड्स एंड लिम्स की बात हो, मतलब हैंड्स एंड लेग्स की बात हो गई। ये कंबाइंडली हम इन्हें लिम्स कर रहे हैं, हाथ पांव। लेकिन व्हाट अबाउट स्यूडोपोडिया, व्हाट अबाउट सिलिया, व्हाट अबाउट फ्लैजिला। तो अभी अभी एक एग्जांपल देके हम लोग फ्लैजिला के लिए ह्यूमन मेल गैमेट्स, और ये हैं स्पर्म सेल्स, इनमें हमें फ्लैजिला मिलेगा। सिलिया
ओवर द टॉप सरफेस, ओवर द नहीं कहना चाहिए, एट द होना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। एट द टॉप सरफेस ऑफ सेल्स ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इनर वॉल, सेमीकोलन है, इनर वॉल ऑफ ओविडक्ट एटसेट्रा, यहां पे मिलेंगे सीलिया, ठीक है, मूवमेंट कराने के लिए सराउंडिंग में। व्हाट अबाउट सीडियोपोडिया, ये कहां पर पाए जाएंगे, एनी आइडिया? ये सीडियोपोडिया मिलेंगे हमारे कुछ डब्ल्यूबीसीज पे, ओवर सम डब्ल्यूबीसीज, और वो भी कौन से डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स टर्निंग इनटू टिश्यू मैक्रोफेजेस, इन पे मिलेंगे, न्यूट्रोफिल पे मिलेंगे, और मोनोसाइट्स, वैसे मोनोसाइट जो कि टिश्यू में पहुंचने के बाद टिश्यू की सुरक्षा करने के लिए मैक्रोफेज में बदल जाएंगे, उनमें आपको सीडियोपोडिया मिलेगी, राइट। ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर ये मूव नहीं करेंगे तो कोई भी पैथोजेनिक अटैक अगर होगा तो साइट तक पहुंचेगा कैसे, नहीं, इसीलिए इनमें सीडियोपोडिया होता है। तो ये है एक छोटा सा लिस्ट कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाए। अब इससे और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आपको देखना होगा जो मेजर हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिखाई देते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजिट कराते हैं, उनके बारे में, यानी हैंड्स एंड लेग्स, और इनके डिटेल स्ट्रक्चर, यानी एनाटॉमी को अगर आप स्टडी करेंगे तो इनमें दो मेजर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक मिलेगा मसल, दूसरा मिलेगा बोन। बोन बना रहा है फाउंडेशन, मसल बना रहा है उसको मूवमेंट करने वाला और स्ट्रक्चर, है ना। किस किसमें किसमें, हाँ हाँ, ह्यूमन बॉडी में जर्किंग, अच्छा चर्निंग, हाँ, मूवमेंट में ही आएगा, लोकोमोशन तो है नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, फूड मूव कर रहा है, पर हमारा माउथ तो मूव नहीं कर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, ये एक ही जगह पे है, स्थिर होके मूव कर रहा है, चर्निंग मूवमेंट मूवमेंट में ही आएगा, लोकोमोशन में इसको नहीं डालेंगे। तब है पहले हम लोग को देखने के लिए दिया है मसल, है ना, तो मसल के पहले एनाटॉमी हम लोग को देखने हैं, उसके बाद फिर बोन किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को यानी स्केलेटन को कैसे बनाया है वो देखने। तो मसल, ये मसल एक प्रकार का है ना, टिश्यू है, ए काइंड ऑफ टिश्यू, और ये किस टिश्यू में आएगा, मस्कुलर टिश्यू कहलाएगा, कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब एक मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, राइट, यही इसका मेजर फंक्शन है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोग के सिलेबस में एक गड़बड़ किया है, वो क्या है कि टिश्यू को हटा दिया है। अब चूंकि टिश्यू को हटा दिया है इसलिए इसको अलग से पढ़ने के लिए हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। नहीं तो एक्चुअली में बायोसाइंस में कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना चाहिए सेल। लाइफ क्या है उसको हम लोग कहाँ से जानते हैं, सबसे पहले सेल। सेल अगले लेवल पे जब ऑर्गेनाइज होता है तो क्या बनाता है, टिश्यू। तो हम लोग को सेकेंड लेवल में पढ़ना चाहिए था टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलजुल कर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। तब हम लोग को आना चाहिए था टिश्यू पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना चाहिए था ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो क्लासिफिकेशन पार्ट है उसमें दुनिया के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है 5 किंगडम में डिवाइड करके। वो करने के बाद उसमें आपको मेजोरिटी में पढ़ना है, माइक्रोब्स तो पढ़ने हैं नहीं, वायरस बैक्टीरिया के बारे में डिटेल है नहीं पढ़ना, तो आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, राइट। तो प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद आपको पढ़ लेना चाहिए था, प्लांट टिश्यू तो ऑलरेडी पढ़ चुके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पढ़ना चाहिए। मतलब हम लोग को जो आगे बढ़ने का ट्रेंड होना चाहिए था, सब कुछ सिस्टमेटिक होता। ये करने के बाद फिर आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जो आपका यूनिट 4 है, उसमें 3 चैप्टर दिया, ये 5 था, घटा के 3 कर दिया। एनीवे उसमें रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ आपको मिल जाता पढ़ने के लिए, ये प्लांट का हिस्सा खत्म। उसका लास्ट बचता एनिमल। एनिमल में आपको दिया है फ्रॉग पढ़ने के लिए, फ्रॉग पढ़ते, उसके बाद ह्यूमन पे आते। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी होता, हर एक के पीछे दूसरा क्या काम कर रहा है, कैसे ये ऑर्गेनाइज हुआ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में बेसिक आइडिया हमको ऐसे मिलता। तो हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली ह्यूमन पे, जो कि टॉप ऑफ द स्ट्राटा है। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म बने उनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड एडवांस्ड एनिमल ह्यूमन। ऐसे भी प्लांट से ज्यादा एडवांस हम लोग ह्यूमन मानते हैं। तो जब इसके बारे में इतना डिटेल स्टडी कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को थोड़ा टच करता है, तो आप सोचिए क्या ये हल्का चीज होगा। इसमें आधा से ज्यादा या 70% चीज आपको नया लगेगा। तो अचानक से सारा चीज नया नया पढ़ने लग गए, लोड तो होगा, प्रेशर होगा। इसीलिए आप लोग को, है ना, इतना एब्जॉर्प्टिव पावर नहीं बन रहा है, सारा चीज हम लोग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। दिस इज द प्राइमरी रीजन। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे उसमें जितना आप 9-10 में पढ़े, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी स्कोप को आगे बढ़ाया जाए धीरे धीरे, तो ज्यादा कंपेरेटिव समझ में आता है। अच्छा ये जानते थे, इसको एक कदम और आगे बढ़ाए, यहाँ पे सारा चीज एकदम नया नया लग रहा है, तो पेशेंस बना के इस चीज को देखना बड़ा भारी काम है। ये तो हम समझते ही है, क्योंकि जो चीज हम लोग शुरू किए हैं वो तो काफी डिफिकल्ट पार्ट है ना। यही कारण है कि थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत। एनीवे यहां तक हो गया। तो मसल के साथ अच्छा चीज ये है कि हम लोग मसल को एज ए टिश्यू भी पढ़ लेंगे, तब मसल के मूवमेंट, मसल के फंक्शंस को समझने में हमारी आसानी होगी, क्योंकि मसल एज ए सेल है, राइट। तो मस्कुलर टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक कहलाता है स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरा कहलाता है स्मूथ मसल, और तीसरे तरह का मसल टिश्यू ये होता है कार्डियक मसल। तो देखिए हम लोग हार्ट पढ़ गए और कार्डियक टिश्यू के बारे में डिटेल नहीं जानते, तो बताइए हार्ट को अप्रिशिएट करेंगे, दिक्कत तो होगी। ब्लड वेसल्स में जो मसल्स हैं उनके बारे में हम लोग जाने ही नहीं, अब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ गए और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ गए, तो हम लोग का नॉलेज थोड़ा सा लैकिंग है। इसी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में भी जो फंडामेंटल हमको जहां से सोचना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाते, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब याद करना पड़ता है। तो एक साथ इतना सारा चीज याद करने के लिए 50 बार रिवीजन भी कम पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नहीं है, राइट। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे। एनीवे इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखिए स्केलेटल मसल, इसका दूसरा नाम है
स्ट्रेटेड, STRAITED, स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेशन मतलब होता है धारी। जैसे आप कंबल वगैरह देखते हैं ना, शेर का या बाघ का स्किन वाला, येलो ब्लैक इस तरह का पैचेस रेगुलर इंटरवल पे रहता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रेशन, STRAITIONS, स्ट्रेशंस यानी धारी। तो इसमें इस स्केलेटल मसल में धारियां पाई जाती हैं। आप अगर इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो आपको कहीं पे हल्कापन, कहीं पे गाढ़ापन, कहीं पे हल्का, कहीं पे गाढ़ा, एक रेगुलर इंटरवल पे मिलेगा, इसीलिए इसे कहते हैं स्ट्रेटेड मसल। ठीक है। और दूसरी चीज है, ये ऐसे मसल हैं और हमारे बॉडी के ऐसे हिस्से में पाए जाते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्वयं हम नहीं उठेंगे, लाख मम्मी बुलाए हम माथा उठाएंगे ही नहीं, हमारी मर्जी। तो गर्दन से लेके हाथ पांव पे जो हमारे बॉडी को हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ये सभी स्केलेटल मसल। ठीक है। और ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से यानी हड्डियों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा स्केलेटल मसल। राइट। अभी हमें मीनिंग समझ में आया क्यों इसे स्केलेटन कहते हैं, स्केलेटल मसल। दिस इज द रीजन, क्योंकि हड्डियों से, बोन के साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है। और दूसरी चीज है, ये हमारे मर्जी मुताबिक मूव कराते हैं। हम चाहेंगे तो मूव करेगा, नहीं चाहेंगे नहीं मूव करेगा। जैसे जो पैरालिटिक पेशेंट है, वो चाहकर भी अपने हाथ पांव नहीं हिला पाते, है ना। और जो मतलब पूरी तरह से जगे हुए हैं, जैसे आप हैं, अभी मच्छर बगल से घूमे, देखिए गर्दन उर्दन हाथ पांव हिलेगा, उंगली पे चींटी घूमने लगे, काटने जाए इससे पहले आप उसे मसल देते हैं। व्हाट इज दिस? आप अपना मूवमेंट कर पा रहे हैं तभी तो, है कि नहीं। लगातार बैठे बैठे पैर में झिंझनी हो रहा है, पैर हिला लिए, आपके मर्जी के मुताबिक है। सो दीज आर, दैट इज वाई स्केलेटल मसल। और आपके मर्जी मुताबिक काम कर रहा है, इसलिए इसका एक और नाम है वॉलेंटरी। VOLUNTRY, वॉलेंटरी मसल। ही नहीं, हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी का, ऐच्छिक, इच्छा, विश, डिजायर, उसके हिसाब से ये काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग, है ना, वॉलेंटरी मसल कहते हैं। अब इनकी कहानी देखिए, ये स्मूथ मसल है, यानी इनका अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी कीजिएगा, इसमें कहीं स्ट्रेशन नजर नहीं आएगा, कहीं धारियां नहीं नजर आएंगी, इसीलिए ये स्मूथ मसल है। तो अगर इसमें धारियां नहीं है, स्ट्रेशन नहीं है, तो स्ट्रेशन एब्सेंट कर दें, और स्ट्रेशन एब्सेंट को अच्छा टर्म दिया गया अनस्ट्रेटेड मसल। राइट। इसलिए इसका नाम पड़ा अनस्ट्रेटेड मसल। और खास बात और है इसके साथ स्मूथ मसल्स का, कि ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पे बोन नहीं है, नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स पे ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे यूरिनरी ब्लैडर, फॉर एग्जांपल हमारे यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास होता है, वहां पे मिक्चुरेशन पढ़े होंगे आप लोग, है ना, बुक में लास्ट टॉपिक था एक्सक्रीशन वाले में, तो वहां पे देखिएगा स्फिंक्टर्स बोला है। तो स्फिंक्टर्स एक्चुअली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है ना। तो कुछ वहां पे स्फिंक्टर हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो अगेन दोज आर स्ट्रेटेड, है ना। और कुछ स्फिंक्टर्स हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करते, वो अनस्ट्रेटेड। तो कहने का मतलब है कि वैसे मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, वो हो गए इनवॉलेंटरी मसल, और स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी है। अभी कहिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी मर्जी के मुताबिक वो मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करे, अपने मर्जी के मुताबिक करे। तो देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो अभी आप चर्निंग बोल रहे थे ना, चर्निंग, वो हमारी इच्छा के अनुसार है। हम मुंह में, है ना, रसगुल्ला दबाए हुए रहेंगे, नहीं चबाएंगे, नहीं चबाएंगे, यहाँ पर हमारी इच्छा चलती है। लेकिन एक बार ये नीचे गटक लिए, फिर हमारी इच्छा नहीं, बड़ा अच्छा मीठा खाना खाया, अब 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एक बार नीचे आ गया, स्मूथ मसल टेकअप करेगा और उसको एक रिदमिक मूवमेंट करा करा के आगे की ओर बढ़ाता रहेगा। तो आप लाख कोशिश कीजिए, नहीं मेरे स्टोमक में ही रुक जाए, नहीं रुकेगा, वो वहां से आगे बढ़ेगा ही। एक टाइम के बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहां पे आपकी मर्जी नहीं चली, है ना, वो आया यहां तक आपकी मर्जी से, उसके बाद अपनी मर्जी से गया। तो इसलिए ये हो गया, ये जो मस्कुलर मूवमेंट हुआ ये हमारे वॉलेंटरी एक्शन की वजह से नहीं है, इनवॉलेंटरी है। हालांकि इन्हें भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है पर हम समझ नहीं पा रहे, तो हमारे कॉन्शियस ब्रेन के बियॉन्ड है, राइट। इसलिए इन्हें इनवॉलेंटरी मसल का, इनके बारे में इतना हम लोग जान गए। अब कार्डियक मसल ये अलग ही किस्म के, स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल और अनस्ट्रेटेड मसल में ये तो एक कॉमन पॉइंट है ना कि दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट तो ब्रेन ही कर रहा है। ये हम कर रहे हैं, हमारे मर्जी से नहीं हो रहा है, लेकिन कोई तो करा रहा है इनका कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कोऑर्डिनेशन के अनुसार चलता है। ये काम है तो ये हमको करना है, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये हमको नहीं करना है। ये कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन में बना हुआ है जो हम नहीं समझ पाते, है ना। तो हमारे उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, राइट। वो कॉन्शियस माइंड से बियॉन्ड है, उसे हम समझ नहीं पाते। हमारा समझना बस इतना होता है क्या करना है, क्या लेकर आना है, एटसेट्रा। बाकी जो काम करना है ब्रेन अपने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से करता है, लेकिन वो भी इसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है और कॉन्शियस माइंड इसे कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। कार्डियक मसल ऐसा मसल है जिसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये अपना कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल खुद ही जनरेट करता है। जो हार्ट पढ़ाते समय आपको बताए थे, एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट्स कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल जनरेट। और सिर्फ ऐसा नहीं है, आप जानते हैं हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एडजस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कारण से कार्डियक अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, और एसे नोड वाला एरिया डैमेज हो गया, तब तो आप समझेंगे उसका हार्ट तो चल गया हमेशा के लिए, वो बेकार हो गया, अब तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, जानते हैं उसके वेंट्रिकल के जो एरियाज हैं, वेंट्रिकल नीचे वाला एरिया जो पंप करता है ब्लड को, वो वेंट्रिकल के एरिया, वो वेंट्रिकल के मसल के पार्ट छोटे छोटे एसे नोड की तरह वो कन्वर्ट कर जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल जनरेट करने लगता है। इसलिए अंत अंत तक हार्ट कोशिश करता है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्शन जारी रखें। तो एसे नोड को सपोर्ट करने के लिए फिर हम देखते हैं कि डैमेज होने के कारण एसे नोड बेकार हो गया, तब हम या एजिंग के वजह से या किसी कारण से एसे नोड कम काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं जाएगा, जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना नहीं करेगा। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये पढ़ चुके हैं, कार्डियक आउटपुट से, है ना, जो 5 लीटर लगभग लगभग पर मिनट होना चाहिए। तो उससे अगर कम आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तभी ना कॉन्ट्रैक्शन का पावर कम है। तो उस समय उसके एसे नोड को सपोर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेसमेकर। तब क्या होता है, हार्ट की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं और लगभग लगभग एक हेल्दी हार्ट की तरह वो फंक्शन करने लगता है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड उसको हार्ट को स्ट्रेस नहीं देना। एनीवे, तो कहने का मतलब है ये कार्डियक मसल ऐसा मसल है जो अपना कॉन्ट्रैक्शन खुद तैयार करता है, अपना कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल खुद जनरेट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं मायोजेनिक मसल, मायोजेनिक मसल। इसीलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल generated by its own। मायो ये टर्म जो है ना, ये मसल से जुड़ा हुआ है, मसल को इंडिकेट करता है और मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन। तो मायोजेन जनरेट करना यानी मस्कुलर एक्टिविटी जनरेट करना, इसीलिए ये नाम
ये टर्म आया मायोजेनिक, राइट। तो इतना समझने के बाद तब तो आप फिर सोचने लगेंगे अरे यानी कि ये ब्रेन से इंडिपेंडेंट है, ब्रेन इस पर कोई कंट्रोल नहीं रखता। ऐसा नहीं है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ये क्या कर सकता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल को एम्पलीफाई या रिड्यूस कर सकता है। बंद नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ा सकता है, घटा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम है, टेंशन में आ जाते हैं, ब्रेन को ज्यादा ब्लड चाहिए ज्यादा काम करने के लिए। तो ज्यादा ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो काम करे। अब ब्लड ज्यादा कहां से आएगा, हार्ट पंप करेगा तभी ना। तो उस समय ब्रेन हार्ट को बोलता है तेजी से धड़को, तेजी से अपना कॉन्ट्रैक्शन लाओ ताकि ब्लड ज्यादा पंप करे। तो देखिए ब्रेन हार्ट के बीट को कंट्रोल कर रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ा रहा है। उसके बाद देखिए जब आप सो रहे हैं और तेजी से अगर हार्ट बीट करे, आपको कभी नींद आएगी ठीक से, लगेगा अगर हैरेसमेंट लग रहा है, धड़कन बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम हो रहा है, लगता है ना। तो वैसी स्थिति में नींद नहीं आएगी। तो जब हम सोते हैं हमारा हार्ट बीट एकदम स्लो हो जाता है, और किसी सोते हुए आदमी का जो गहरी नींद में है, एक धक्का मारने पे भी नहीं हट रहा, उतनी गहरी नींद आदमी का अगर आप हार्ट बीट चेक करेंगे, इट विल कम अराउंड 55 to 60, या कई बार 50 भी आ सकता है। पर एक फुल्ली कॉन्शियस, जैसे आप लोग पूरी अलर्टनेस के साथ किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, है ना, या किसी चीज को सोच रहे हैं और उसका आंसर करने जा रहे हैं, इस मोमेंट में अगर आप अपना हार्ट बीट देखेंगे तो ये मोर और लेस ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, आराम से है, लेकिन काम कर रहे हैं। तो इस समय आप देखेंगे आपका हार्ट बीट अराउंड रहेगा 70 से लेके 80 के बीच में, एवरेज 72। तो जब हम पूरी तरीके से अवेकेंड रहते हैं उस समय हमारा हार्ट बीट आता है 70 से 72 के बीच में। जब हम सो रहे होते हैं ये 60 से नीचे ऐसे रहता है। सो हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल्ड, अगर ब्रेन इसको नहीं कंट्रोल करता, रेगुलेट करता, तो इतना लो रेट आता नहीं आता। तो बार बार हम लोग ना कार्डियक मसल को इन्फर करते समय हार्ट बता रहे हैं, इससे आप मामला सही समझ रहे होंगे। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, इसीलिए कार्डिया ये टर्म जो हम लोग यूज करते हैं ये रिलेटेड टू हार्ट होता है। तो मेकिंग द हार्ट, कार्डियक टिश्यू इसका काम। अब देखिए एक कार्डियक टिश्यू की विशेषता, हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के बियॉन्ड अपना कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है। क्या ये स्मूथ मसल की तरह एक्टिविटी नहीं है, है ना। और जब आप कार्डियक टिश्यू का सेक्शन काट के उसका डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें भी आपको स्ट्रेशंस मिलेंगे, धब्बे मिलेंगे, है ना, पैचेस मिलेंगे ऑल्टरनेट। तो क्या ये स्केलेटल मसल की तरह काम नहीं कर रहा, उस तरह भी दिख रहा है और इस तरह भी काम कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं इट इज ए हाइब्रिड ऑफ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, राइट। तो हम इसको बोल्डली कह सकते हैं इट इज ए हाइब्रिड टाइप ऑफ मसल between straighted and non-straighted। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। इसके बाद यहां आइएगा, दिस इज सेड सो, ऐसा कहा गया बिकॉज इट हैज both kind of properties of straighted and non-straighted muscles। इसीलिए कार्डियक मसल को हम लोग इन दोनों का हाइब्रिड मानते हैं, इन दोनों के बीच का, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेड वाला भी गुण है
नॉन स्ट्रेटेड वाला भी घूम, ठीक है। ऊपर का तो मिटा सकते हैं। इधर का भी हो ही गया होगा। एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं तीनों टाइप के मसल्स के बीच में। इधर हम लोग एट्रीब्यूट रख दें जिनके रेस्पेक्ट में हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ स्ट्रेटेड मसल, एक तरफ नॉन स्ट्रेटेड, और एक तरफ कार्डियक। बोलिए कहीं दिक्कत है? अच्छा सॉरी। comparative study of all three types of muscles. पहला डिफरेंस अगर हम लोग देखना चाहें या सिमिलरिटी, वो है क्या? लोकेशन, कहाँ पाए जाएंगे ये? स्ट्रेटेड मसल पाए जाएंगे अटैच्ड विद द बोन्स। जितने भी स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारे बोन से अटैच्ड पाए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, जितने हमारे बोन के साथ एसोसिएटेड मसल्स हैं, है ना, वो हमारी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखें डिफ्रेंशिएट करते समय ये लिखे थे कि ये हमारे, है ना, वॉलेंटरी मसल्स हैं, तो हमारे इच्छा अनुसार मूव करते हैं। क्या आपको लगता है आपका जीव आपकी इच्छा अनुसार मूव करता है? आप बोलना चाहते हैं, कुछ बुला रहा है, कुछ ऐसा होता है क्या? आप वही बोलते हैं जो बोलना चाहते हैं। पर गौर कीजिए अपने जीव का ओरिजिन, जहां से जीव जुड़ा हुआ है, क्या वहां पे कोई बोन है? नहीं, बोन नहीं, है ना। सॉफ्ट पैलेट के निचले हिस्से में, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जहां ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी दांत है, उससे आगे बढ़ेंगे तो जिसको हम लोग हिंदी में तालू बोलते हैं, जहां पे आपका जीभ बार बार टकरा रहा है, उसको हम लोग हार्ड पैलेट या बोनी पैलेट कहते हैं, वहां पे हड्डी है। और ठीक उसके नीचे जहां पे मतलब जो बॉटम है आपके जीभ का, वो देखिए कंपैरेटिवली जीभ से दबा के सॉफ्ट नजर आएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हटा दिया है, ये आपका जो ओरल कैविटी है इसके 6 दीवारें हैं, तो रूफ को कहते हैं हार्ड पैलेट, बॉटम जो है फ्लोर है जो, उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, फ्रंटल साइड का दीवार आपका टिथ है, बैक साइड का दीवार आपका जिसको कहते हैं फेरिंग्स वो है,
लेफ्ट एंड राइट का दीवार आपका चिक है और हर जगह अलग अलग तरह के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, राइट। तो इसको देखते हुए अगर आप अपने जीभ का सोचिएगा कहां से ओरिजिनेट किया है, वहां कहीं बोन नहीं है, पर ये है तो हमारा स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। इसलिए दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू द स्ट्रेटेड मसल वेयर इट इज नॉट ओरिजिनेटिंग, नॉट एसोसिएटेड विथ अ बोन, इसीलिए यहां पर इसको प्लेस किया जा रहा है। एक्सेप्शन टंग, और ये टंग जहां से जुड़ा हुआ है हमारे बॉडी से, वहां एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उसे कहते हैं फ्रेनुलम। तो ये फ्रेनुलम के मदद से हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है। अटैच्ड विद द VISCERAL, विसरल सरफेस। फिर एक नया टर्म आया, विसरल सरफेस। विसरल सरफेस कहते हैं बॉडी के अंदरूनी हिस्सा को। विसरा मतलब बॉडी के अंदर का हिस्सा। जैसे विसरल ऑर्गन के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, हार्ट आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैंक्रियास एक्सेट्रा, ये सभी हमारे विसरल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर के हिस्से। तो वही विसरल सरफेस क्या हो गया, बॉडी के अंदर का सरफेस। तो टंग अटैच विद द विसरल सरफेस बाय ए स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इसे कहते हैं फ्रेनुलम। याद रखिएगा। तो लोकेशन की बात हो रही है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहां पाए जाएंगे, द एरियाज ऑफ द visceral organs that can contract, वैसे जगहों पर पाए जाएंगे हमारे नॉन स्ट्रेटेड यानी स्मूथ मसल्स, ठीक है। और कार्डियक मसल कहां पाया जाएगा, अनडाउटेडली ऑन द हार्ट। कार्डियक मसल पाए जाएंगे ऑन द हार्ट। अब एक बात बताइए, पिछले जितने सिस्टम्स को हम लोग पढ़े, उस सिस्टम से ये सिस्टम आसानी से मतलब थोड़ा आसान लग रहा है। पता है क्यों, कि हम लोग बेसिक से शुरू किए, टिश्यू से शुरू किए, और वहां से शुरू किए जहां आपका प्रीवियस नॉलेज है, जहां आप जानते हैं, वहां से शुरू किए इसलिए। लेकिन पीछे के जो सिस्टम्स को आप पढ़े, उसके लिए हम लोग वहां से नहीं स्टार्ट कर पाए जहां आपका प्रीवियस नॉलेज खत्म हुआ, तो इसलिए उसको वहां से कनेक्ट नहीं कर पाए। रीजन क्या है, हम लोग जो ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर बता रहे हैं, ये काफी एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, राइट। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा बेसिक मिले, और तब जाके एप्लीकेशन पार्ट पर आए तो अच्छे से समझ में आएगा और लगेगा कि हाँ हम समझ गए। अब जाके एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर हमारे कब्जे में, राइट। दिस इज द थिंग। एनीवे, तो हम लोग देख रहे हैं कहाँ पाए जाएंगे, वो हार्ट पे पाए जाएंगे। दूसरा लेवल पे हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, देखिए कंपैरिजन कहीं पे लिखा हुआ रहे ना, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस देखना है, सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों देखना है, इसलिए कंपैरिजन एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखता है कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स या कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ने के लिए, है ना, या कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, आपका जो फिजियोलॉजी पढ़ने का है वो कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, कहने का मतलब है उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, दोनों ले लेता है। एनीवे, सो लोकेशन आप देख चुके। अब देखिए काइंड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर,
इनके सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, यानी अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो किस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। ये जो है मसल सेल्स हैं, ठीक है, और ये मसल सेल धागे जैसे नजर आ रहे हैं, यस दे आर फाइब्रस, फाइबर की तरह होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें मसल फाइबर भी कहा जाता है। ये मसल सेल्स हैं, और ये जो सेल के अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर डार्क बैंड्स, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं लाइट बैंड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड ऑल्टरनेट कर रहा है। इसी को कंबाइंडली, डार्क बैंड और लाइट बैंड को कंबाइंडली कहते हैं स्ट्रेशंस। तब से स्टेशन स्टेशन चिल्ला रहे थे, स्टेशन नहीं हो जाए इससे पहले, देख लीजिए इन्हें हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो स्केलेटल मसल के फाइबर्स, इनके सेल्स का जब आप स्टडी करेंगे उनमें आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स मिलेंगे, इसीलिए इन्हें कहते हैं धारियां, और ये स्ट्रेशन कलर है। जब आप स्मूथ मसल का, नॉन स्ट्रेटेड मसल का या स्मूथ मसल का स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, तो आपको ये दिखाई देंगे इस तरीके से। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके मसल सेल या मसल फाइबर, इसके फाइबर ऐसे नजर आते हैं। तो ये मसल सेल और मसल फाइबर। तो देखिए, तो जैसे ही आपको माइक्रोस्कोप के अंदर में दोनों का स्लाइड अलग अलग दिया जाएगा, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये स्ट्रेटेड मसल नहीं है, नॉन स्ट्रेटेड है, और वो स्ट्रेटेड है। इसमें कहीं पे भी आपको धारी नजर आ रहा है, कहीं नहीं, और उसमें धारियां ही धारियां नजर आ रही है। दूसरी चीज है, ये देखने में कैसा लग रहा है, एक एंड फैला हुआ है, दूसरा एंड चिपका हुआ है। इसको हम लोग मोर और लेस स्पिंडल शेप कहते हैं। स्पिंडल कहते हैं जिसके दोनों एंड टैपरिंग हो और बीच में फैला हुआ, ठीक है। तो ऊपर के तरफ भी थोड़ा सिकुड़ा हुआ ही रहता है, नीचे के तरफ थोड़ा और ज्यादा सिकुड़ा होता है, बीच में फैला हुआ रहता है। तो ये इसका शेप है। जब आप कार्डियक मसल को देखेंगे,
अब देख लीजिए तीनों फाइबर्स, तीनों मसल सेल्स आपके सामने देखकर सीधे सीधे दोनों के बीच, तीनों के बीच में आप अंतर कर सकते हैं, है ना। देखिए तो स्केलेटल मसल के फाइबर्स एकदम क्लोजली प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड। इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको नजर आता है, इनमें आपको स्पेस भी नजर आता है, कनेक्शन भी नजर आता है, स्ट्रेशंस भी नजर आता है। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तीनों मसल फाइबर का, तीनों मसल सेल्स का, तो क्या आपको कार्डियक मसल के फाइबर्स में वो सिमिलरिटी नजर नहीं आती जो कि आपको इसमें और इसमें दिखाई पड़ रही। इसमें देखिए तो थोड़ा स्पेस दिखता है, वहां पे भी थोड़ा स्पेस है, और इसमें देखिए स्ट्रेशंस दिखता है, उसमें भी स्ट्रेशन दिखता है। और मोर ओवर इनके फाइबर्स आपको, मतलब इसके जो मसल सेल है तो धागे की तरह फाइबर जैसे नजर आ रहे हैं, उसके भी सेल्स आपको फाइबर जैसे नजर आ रहे हैं, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज बिटवीन द कार्डियक मसल विद द skeletal muscle and smooth muscle. These are the prime reasons why we call them like this. ये सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, राइट। बन गया। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो मसल टिश्यू पढ़ना है आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले में, उसमें आपको स्केलेटल मसल के बारे में डिटेल दिया है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, उसके और उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हटा दिया है, वो रखा नहीं है, आई मीन। पर फिर भी नंबर 3, अगर हम शेप ऑफ द सेल्स देखें, यानी मसल सेल्स, शेप ऑफ द मसल सेल्स, तो ये कैसे लग रहे हैं? फाइबर लाइक दिखाई दे ही रहा है, धागे जैसे नजर आते हैं, है ना। और क्या? क्लोजली प्लेस्ड। और खास बात क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को एक टर्म दिया गया है, वो है सिंसाइटियम। सिंसाइटियम मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो शेप क्या दिखाई दे रहा है? फाइबर लाइक है, क्लोजली प्लेस्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं इनके, 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इनका देखिए शेप कैसा आया था? स्पिंडल टाइप, स्पिंडल लाइक, सिंगल न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लिएटेड। और सम intercellular space is present। टाइम देखिएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। इसके भी 3 प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। क्या हुआ? नहीं सेट कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ही हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। तो फाइबर लाइक किसका शेप है? इसका शेप कैसा हो गया? स्पिंडल टाइप, राइट। इनमें क्लोजली प्लेस्ड हैं, यहां आपको दिखाई देंगे कुछ इंटरसेलुलर स्पेस, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड, और इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा नजर आता है कंपैरेटिवली, आप देख सकते हैं। रही बात इसकी, तो फिर इसका शेप है फाइबर लाइक।
एक प्रॉपर्टी नजर आया। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस is also found present। इंटरसेलुलर स्पेस भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। एक खास बात है, विथ ए डिस्टिंक्ट कनेक्शन between the adjacent cells। ये खास बात। और ये जो कनेक्शन देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेशन मतलब दोनों को एक जगह पे मर्ज करा देना, उसे कहते हैं इंटरकैलेशन। तो क्या है, अगल बगल के दो फाइबर किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे से फुल्ली एमलगमेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसे एक नाम दिया गया है, वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। उसी को यहां कहा जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस इज ऑल्सो फाउंड प्रेजेंट विथ ए डिस्टिंक्ट कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। राइट। अब एक चीज और, जहां तक न्यूक्लियस की बात है, लाइक देम these are also multinucleated। multinucleated। समझ में आया इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? अब जब ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, अब इनके फंक्शन को समझने में हम लोग को आसानी होगी, क्योंकि सेलुलर लेवल जान चुके, तो ये टिश्यू लेवल पे कैसे फंक्शन करेंगे वो अगले क्लास। राइट। होपफुली आज आप लोग को ज्यादा अच्छा लगा होगा। पॉज कीजिए।